Hello and welcome to Gurukul. Today in this video, we are going to discuss a very important and interesting poem on self-realization entitled Keeping Quiet. Like the previous videos, we are going to begin our discussion with a brief explanation on the background of the poem. After discussing the biographical context of the poem, we will go through its line-by-line analysis. And after analyzing every stanza of the poem, we will try to understand some important themes, and then we will conclude our video with some important previous year question answers. Please note, you can download the PDF version of today's lecture from the link given in the description. देखिए, किसी भी पोएम को अच्छे तरह से समझने के लिए उस पोएम का कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किसी भी पोएम का कॉन्टेक्स्ट ही होता है उस पोएम का बैकग्राउंड। पिछले वीडियो की तरह इस पोएम का बैकग्राउंड को भी एक फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि एक बार फ्रेमवर्क समझ में आ जाए तो कविता हम बहुत अच्छे तरह से समझ सके। अभी देखिए, सिंस द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड ऑन द फेस ऑफ अर्थ, ये धरती जैसे कभी सोया ही नहीं। एंड द रीजन दैट द अर्थ नेवर टेक्स रेस्ट इज बिकॉज ऑफ द ड्रीम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी देखिए, द अर्थ कैन नॉट ड्रीम, राइट? और इसी वजह से on the behalf of the earth, we, the people living on the face of earth, are dreaming. And the human life is in rush. पढ़ाई के सिलसिले में हो, काम के सिलसिले में हो, या फिर एंटरटेनमेंट के सिलसिले में हो, हम कभी रुकते ही नहीं। And whenever we think of taking rest, हम अपने फोन के साथ ही खो जाते। और ह्यूमन लाइफ इतना ज़्यादा बिजी हो चुका है कि अभी हमारे पास किसी के लिए टाइम नहीं है। अगर रास्ते के किनारे भी हमसे कोई कुछ पूछ ले तो उस बात का जवाब देने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं होता है। एंड द लैक ऑफ टाइम इज नॉट लिमिटेड ओनली फॉर द स्ट्रेंजर्स। हम इतना ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि हमारे खुद के बारे में सोचने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। इट इज ट्रू दैट वी आर लिविंग आवर लाइफ इन आवर वेज, पर हमें खुद पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हमें सुबह उठना है, हमारे काम में बिजी होना है, हमें कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, या फिर किसी भी ऑफिस में जाना है। खुद के बारे में या फिर दूसरों के बारे में सोचे बिना बस हम जाते रहते हैं। एंड व्हेन वी इंडल्ज एंड डू थिंग्स विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, दैट मेक्स अस मैकेनिकल। और जैसे ही हम मैकेनिकल हो जाते हैं, हम में दो चीजों की कमी आ जाती है। एक है एम्पैथी और दूसरा है एपैथी। एम्पैथी का मतलब है इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, और मैकेनिकल होने के साथ साथ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की कमी हो ही जाती है। दूसरा है एपैथी, कि हम किसी भी चीज के तरफ इनडिफरेंट हो जाते हैं। चाहे किसी के साथ अच्छा हो या किसी के साथ बुरा हो जाए, उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उस स्टेट को बोला जाता है एपैथी, बीइंग इनडिफरेंट टू एनीथिंग एंड एवरीवन। एम्पैथी की कमी और एपैथी के आ जाने से जैसे ही हम मैकेनिकल हो जाते हैं, तो वी कैन इजीली हर्ट एंड हार्म पीपल। हमें दूसरों की इमोशन और पेन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और हमें बस चाहिए होता है डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। और इसी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के चक्कर में हम एक दूसरे के साथ साथ खुद को भी हार्म और हर्ट करते रहते हैं। और अगर ग्रेटर स्केल में देखा जाए तो यही वो रीजन हो जाता है जिसके वजह से हम वार में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अर्थ के जो भी सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस को हम बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। और रिजल्ट क्या मिलता है हमें, कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग ए होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर क्रिएटिंग chaos एंड कॉजिंग ग्रेट हार्म टू द वर्ल्ड। अगर इन सब चीजों को रोका नहीं गया और हम हमारे पेन को समझ नहीं पाए, हम अपने डीड्स और मिस्टेक्स को समझ नहीं पाए, तो एक दिन हम इंसानियत के साथ साथ इस दुनिया को भी खत्म कर देंगे। टू एग्जामाइन आवर पेन, टू एग्जामाइन आवर डीड एंड टू अंडरस्टैंड आवर मिस्टेक्स, द पोएट नेफ्ताली रिकार्डो रेस बसोआल्टो comes up with a tool, the tool of कीपिंग क्वाइट। अगर ये कॉन्टेक्स्ट आपने ध्यान से सुना है और इस पोएम का बैकग्राउंड आपको अच्छे से समझ में आया है, तो ये पोएम आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएट। नेफ्ताली रिकार्डो रेस बसोआल्टो, जिनको हम में से ज्यादातर लोग पेब्लो नेरुदा के नाम से भी जानते हैं, जिनको 1971 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर का खिताब भी मिला है। पेब्लो नेरुदा के राइटिंग में बहुत सारे हिस्टोरिकल एपिक्स और पैशनेट लव पोएट्री भी शामिल है। पेब्लो नेरुदा एक साउथ अमेरिकन पोएट थे, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पेब्लो नेरुदा वाज ए डिप्लोमेट।
डिप्लोमेट होने के वजह से वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते थे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ साथ वर्ल्ड कैओस को भी पेब्लो नेरुदा बहुत अच्छे से समझते थे और इसीलिए उन्होंने अपने पोएम कीपिंग क्वाइट में वर्ल्ड कैओस के साथ साथ इस कैओस का सॉल्यूशन भी दिया है। Now let's go to the third part of today's video where we will have a line-by-line analysis of the poem Keeping Quiet. The poet begins the poem with a request to the every person of the world. जहाँ वो कहते हैं Now we will count to 12 and we will all keep still. पोएट कहते हैं कि अभी हम 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद हम सारे स्टिल रहेंगे यानी सारे क्वाइट रहेंगे। अभी देखिए यहाँ पे पोएट किसी भी नंबर तक काउंट कर सकते थे या फिर सिंपली हमें 1 2 3 गो बोल के भी शुरू करवा सकते थे, बट द पोएट यूजेस नंबर 12 फॉर मच मोर डीपर मीनिंग देन इट लुक्स। By mentioning the number 12, he wanted to include everything and everyone around the globe. How does 12 represent everything and everyone around the world? इसका जवाब आता है कि 12 आवर्स का दिन होता है, 12 आवर्स का रात होता है, 12 मंथ से ही एक साल बनता है और जितने भी जोडिएक साइन है उन सबको मिला के नंबर 12 ही होता है। अभी अगर हम अर्थ को देखें तो कहीं रात हो रही होगी और डेफिनेटली कहीं दिन हो रहा होगा और जितने भी लोग इस दुनिया में हैं उन सबको इस 12 जोडिएक साइन में किसी ना किसी में तो रख ही सकते हैं। By using this deep and symbolic number of 12, पेब्लो नेरुदा asked us to keep quiet for a while. अब क्वाइट रह के साइलेंट रहने से हमारे साथ क्या होगा, क्या बेनिफिट्स इस दुनिया में होंगे, वो सब हम आगे देखेंगे। The second stanza says, For once on the face of earth, let's not speak in any language, let's stop for a second and not move our arms so much. हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि लैंग्वेज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द मैनकाइंड। साथ ही साथ हमें यह भी समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज डिवाइड्स अस, और सिर्फ डिवाइड ही नहीं, बाय यूजिंग लैंग्वेज वी कैन हर्ट पीपल वेरी इजीली। देन द पोएट रिक्वेस्ट अस टू नॉट हार्म एनीवन, क्योंकि किसी को भी हार्म करने के लिए हमें अपना मूवमेंट करना होगा। एंड द पोएट रिक्वेस्ट अस टू नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, ताकि हम किसी को हार्ट भी ना करें बाय यूजिंग लैंग्वेज और हम किसी को हार्म भी ना करें बाय यूजिंग आवर हैंड्स। द नेक्स्ट स्टेंजा एक्सप्लेन्स द बेनिफिट ऑफ कीपिंग क्वाइट, नॉट यूजिंग एनी लैंग्वेज एंड नॉट मूविंग आवर आर्म्स, वेयर द पोएट सेज इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. पोएट कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि हम बिना लैंग्वेज यूज किए, बिना मूवमेंट करें, हम थोड़ी देर रहे, तो वो मोमेंट एक एक्सोटिक मोमेंट होगा। एक्सोटिक यानी जो अनयूजुअली बहुत एक्साइटिंग होता है और फैसिनेटिंग होता है। और ये मोमेंट एक्सोटिक या फिर फैसिनेटिंग क्यों होगा? क्योंकि जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से इस दुनिया में कभी भी एक पल के लिए भी ऐसा वक्त नहीं आया जब पूरे इंजिन्स रुक गए होंगे, सारे के सारे मशीन्स को टर्न ऑफ किया होगा, और अगर हम कुछ देर के लिए अपना हाथ को मूवमेंट किए बिना रहे तो वी हैव टू डेफिनेटली टर्न ऑफ एवरी इंजन ऑफ द वर्ल्ड। और देखिए, जब से दुनिया में ह्यूमन का अराइवल हुआ है तब से ऐसा मोमेंट एक भी नहीं आया जब पूरा धरती के लोग एक ही काम कर रहे होंगे। नाउ इवन इफ इन आवर फैंटेसी वी रिमेन क्वाइट फॉर सम टाइम विदाउट यूजिंग एनी लैंग्वेज, विदाउट मूविंग आवर हैंड्स, विदाउट यूजिंग एनी मशीन्स, देन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड एवरी पर्सन विल बी डूइंग द सेम थिंग। और उसी को कहा है वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। देखिए, ये जो मोमेंट है इसको स्ट्रेंज क्यों बोला गया है? क्योंकि साइलेंट वर्ल्ड हमने कभी देखा ही नहीं। ये जो मोमेंट होगा विदाउट इंजन, विदाउट रश, ये मोमेंट हमारे लिए बिल्कुल ही नया होगा, बिल्कुल ही अनयूजुअल होंगे, और जो कि हम सब इसी मोमेंट पे शांत रहेंगे, इसीलिए हम एक साथ होंगे। उसी को बोला गया है वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। साइलेंस का बेनिफिट को एक्सटेंड करते हुए नेरुदा कहते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स।
Here fisherman refers to every person who exploits the earth. कोल्ड सी यहाँ पे हार्मलेस अर्थ को बोला गया है और वेल्स अर्थ के रिसोर्सेस को। पोएट कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें मशीन्स की जरूरत पड़ती है, हमें अपने हाथ पैर मूव करने पड़ते हैं और थोड़ी देर के लिए अगर हम साइलेंट रहे, मूवमेंट बिना किए शांति से रहे, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वो एक्सप्लॉइटेशन थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएंगे। रिसोर्सेस को चाहे एक्सप्लॉइट करे या फिर इस्तेमाल करे, दोनों में ही हार्ड वर्क लगते हैं और हार्ड वर्क करते करते कभी कभी हम खुद का भी नुकसान कर देते हैं, हम खुद को भी हार्म कर देते हैं, कहीं पे चोट लग जाती है। लेकिन हमारे डेली रूटीन के कारण या फिर हमारे फैमिली के कारण हम रुक नहीं पाते और वो कंटिन्यू करते ही जाते हैं। यहाँ पे निरोधा कहते हैं द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ड हैंड्स। यहाँ पे हर एक हार्ड वर्किंग पर्सन को सॉल्ट गैदरर बोला जाता है और अगर वो थोड़ी देर के लिए रुक गए तो उन्हें ये देखने और समझने का मौका मिल जाएगा इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ और हरसेल्फ बिजी फॉर द बेटरमेंट ऑफ सेल्फ एंड द फैमिली हाउ मच ही और शी हैड हर्ट हिम और हरसेल्फ। अल्टीमेटली हमें यहाँ पे खुद का पेन को समझने का एक मौका मिल जाएगा, खुद को देखने का एक मौका मिल जाएगा। After dealing with the things of personal and private level, Pablo Neruda took it to a higher, greater and bigger level, जहां वो बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के बारे में बातें करते हैं और कहते हैं Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victories with no survivors, would put on clean clothes and walk with their brothers in the shade doing nothing। यहाँ निरोधा कहते हैं जो भी बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस डेवलपमेंट के नाम पे नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, नेचर को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं मानो कि वो नेचर के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हो, और वो लीडर्स और पॉलिटिशियंस जो एक्सप्लोरेशन के नाम पे आर्म्स और एमुनेशंस के साथ वार कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि अगर उनको विक्ट्री मिल भी गई तो सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी सर्वाइवर्स नहीं रहेंगे। और ये साइलेंस उन बेरहम बेदिल लोगों को भी एक मौका दे देगा ताकि वो लोग अपने जो पाप है वो सब धूल के, जिनको वो एनिमी कंसिडर करते थे, उनके साथ ये जो पीसफुल साइलेंट मोमेंट है इसमें रह सके। द वर्ड क्लीन क्लोथ्स रेफर टू ए क्लीन हार्ट and the poet requesting these leaders and businessmen to consider their enemies as their brother and asking them to be together without harming each other. In the next stanza, the poet says, "What I want should not be confused with total inactivity." इसका मतलब ये है कि पोएट बिल्कुल चाहते हैं कि हम साइलेंट रहे, हम बिना मूवमेंट किए रहे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम टोटली इनएक्टिव हो जाए, हम कुछ सोचे ही नहीं, हम कुछ समझे ही नहीं, ये पोएट बिल्कुल ही नहीं चाहते। आफ्टर डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ साइलेंस इन ए पर्सनल लेवल एंड इन ए ग्रेटर लेवल, द पोएट नाउ टेक्स अस टू ए फिलोसॉफिकल लेवल, जहां वो कहते हैं लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। कहते हैं लाइफ का मतलब ही है चलना, इसमें चलना ही होगा, इसमें हर कोई चलता ही है, पर वो रिक्वेस्ट करते हैं एक पल के लिए बस कि एक बार हम रुक जाए, हम थोड़ी देर के लिए थम जाए और खुद को समझे, क्योंकि हम जो भी करते हैं उसमें हमेशा ही सक्सेस नहीं मिलता है, कभी कभी उसमें फेलियर भी मिल जाता है। अगर हमें किसी चीज के लिए एक बार फेलियर मिल जाए तो उसमें हमें दुख लगता है, 2 बार में ज्यादा दुख लगता है, 3 बार में हम अपने ही नजरों में गिरने लगते हैं, चौथी बार में हम फैमिली के नजरों में गिरने लगते हैं, 5वीं बार में हम सोसाइटी के सामने जाना नहीं चाहते, और फिर धीरे धीरे ऐसा वक्त आ जाता है कि हम हमारे जिंदगी से ज्यादा मौत को पसंद करने लगते हैं, और इसी वजह से हम सुसाइड तक भी उतर आते हैं। इसमें पोएट कहते हैं कि ये जो लगातार हम अपने जिंदगी के दुख बढ़ाते जाते हैं विदाउट स्टॉपिंग एंड थिंकिंग अबाउट आवर पेन एंड आवर लाइफ, अगर एक पल के लिए हम रुक जाए और खुद को समझे तो शायद ये जो हमारा दुख बढ़ता जाता है उस दुख बढ़ने में एक बाधा की सृष्टि होंगे। ये साइलेंस हमारा दुख और ज्यादा बढ़ने से इंटरप्ट कर देंगे और शायद हम खुद को समझ पाएंगे और खुद को बचा भी लेंगे। अभी देखिए, शुरुआत में हमें पता नहीं था कि 12 काउंट करने के बाद हमें करना क्या है।
अब जब पोएट हमें सिखा चुका है कि हमें साइलेंट रह के क्या करना है, नाउ द पोएट सेज, नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू कीप क्वाइट, आई विल गो। मतलब अभी और आपको हमारी जरूरत है नहीं, अभी आप जानते हैं कि इस साइलेंस में आपको क्या करना है, इसीलिए अभी आप साइलेंट रहिए और खुद को अच्छे से एग्जामाइन करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए और जो साइलेंस का पर्पस है वो पर्पस पूरा करिए। आफ्टर डिलीवरिंग दिस मैसेज, Pablo Neruda ends his poem. Now let us go to the fourth part of today's video, where we can see three major themes throughout the poem. The first one is, of course, self-awareness and introspection. The poet's sole purpose was to introspect and self-examination by keeping quiet. The second most important theme is harmony with nature. And the third one is the difference between stillness and inactivity, where inactivity refers to the complete death of conscience and thought, but stillness meant for a greater job, that is of understanding ourselves by keeping quiet and actively using our thought and conscience. After the careful observation of previous year question papers, few of the important questions are given below. आप इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़े, डाउनलोड करके रखें और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। थैंक यू।